ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया मैथमेटिकल टूल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है। और ये मैथमेटिकल टूल है जो इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिकल टूल बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन की। अगर आप एक अच्छी फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की फील आनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हैं दोनों, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम इसकी फील लेते हैं कि इंटीग्रेशन चीज़ क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन चीज़ों को तोड़ता है, बहुत बड़े एक इंटरवल में से एक छोटे से इंटरवल इंस्टेंटेनियस चीज़ हमें निकाल के देता है तोड़ के। और इंटीग्रेशन चीज़ों को जोड़ता है। वो कैसे है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी फील लेते हैं पहले इंटीग्रेशन की, कि ये काम कैसे करता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्यों पड़ती है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, और स्प्रिंग को मैंने एक दीवार के साथ अटैच कर दिया, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैं स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है, इसको कंप्रेस करने के लिए। अब जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग भी आपको एक अपोजिंग फोर्स देगा। आपने देखा होगा, ऐसे तो नहीं है, अगर आपने आप स्प्रिंग को दबा दिया तो वो बहुत आराम से दब जाता है। हाँ, अगर कमज़ोर होगा स्प्रिंग तो थोड़ी कम फोर्स देगा आपको, बट वो आपको एक अपोजिंग फोर्स ज़रूर देता है जो ये कहती है कि मैंने नहीं दबना, बट आप उसको दबाते हो। आप अपने पेन का स्प्रिंग ले लो, कोई भी स्प्रिंग ले लो, चाहे आप स्प्रिंग को इलांगेट करो, चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो, दोनों केसेस में स्प्रिंग आपको एक अपोजिंग फोर्स देता है। ठीक है। तो वो जो फोर्स देता है स्प्रिंग, वो फोर्स होती है F इज इक्व टू के एक्स। F है जो, वो फोर्स है स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई, स्प्रिंग फोर्स इसको बोलते हैं हम, स्प्रिंग फोर्स। और K है जो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने स्प्रिंग लिया उसमें जो वायर यूज़ की गई है उसका डायमीटर क्या है, जो स्प्रिंग की कॉयल है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या है। एक तो जैसे ये वायर है, ऐसे ये वायर, इस वायर का रेडियस क्या है। दूसरा, ये जो स्प्रिंग आप अगर टॉप से देखोगे तो स्प्रिंग आपको ऐसे गोल दिखता है, तो इसका रेडियस क्या है। तीसरी चीज़ इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ये जो वायर है इसका नेचर क्या है, मटेरियल का नेचर। आपने देखा होगा कुछ स्प्रिंग्स को आप बहुत आसानी से दबा सकते हो और कुछ स्प्रिंग्स को दबाना मुश्किल होता है। जैसे आपके पेन के अंदर स्प्रिंग है, उसको तो आप बहुत आसानी से दबा सकते हो। जो आपके साइकिल के अंदर स्प्रिंग होता है, साइकिल की सीट के नीचे स्प्रिंग्स होते हैं, उनको दबाना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है। जितना वो मटेरियल सख्त होगा, जितना वो हार्ड होगा, उतना ये के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और एक्स है जो, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इलोंगेशन, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, मतलब कहने का कि जितना मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ या मैं कंप्रेस करता हूँ, उतनी ज़्यादा मेरे को ये फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्स इज इलोंगेशन, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, जैसे ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जैसे ही मैं स्प्रिंग को दबा दूंगा तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इलोंगेशन का मतलब है चाहे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, चाहे आप उसको इलोंगेट कर रहे हो। ठीक है। इसको इलोंगेशन नहीं कहना चाहिए, इसको डिफ्लेक्शन कहना चाहिए। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ में जो आपने डिफ्लेक्शन की, या तो उसको दबाया या उसको इलोंगेट किया, दोनों केसेस में जितना ज़्यादा स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते जाओगे या इलोंगेट करते जाओगे अपनी नेचुरल लेंथ से, उतना ही स्प्रिंग फोर्स आपके ऊपर लगाता जाएगा। ठीक है। आपकी लगाई हुई फोर्स को वो उतना ही अपोज करता जाएगा। समझ आया कुछ कुछ बात। जैसे मान लीजिए, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। मेरे पास एक स्प्रिंग है। देखो, इंटीग्रेशन का हम सिंपल फार्मूले से भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल फार्मूला बता दूं और आप उसको रट लो, बट उससे फील नहीं आती। मैं आपको एक बार फील दिलाना चाहता हूँ कि अब देखिए खूबसूरती क्या है इसकी इंटीग्रेशन की। जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे उसको कंप्रेस करने के, सिर्फ कंप्रेशन की बात कर रहे हैं सिंपल, अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्प्रिंग भी आपको एक अपोजिंग फोर्स देगा जो कहेगी कि मैंने नहीं कंप्रेस होना, बट आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो।
ठीक है, जो आप फोर्स लगा रहे हो उतनी ही स्प्रिंग फोर्स लगाता है आपको आगे से। और जैसे जैसे आप फिर अगर आपको फिर भी कंप्रेस करना है तो आपको स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी स्प्रिंग कंप्रेस हो पाएगा। ठीक है, सिंपल। अब स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाता है, वो लगाता है F इज इक्वल टू के एक्स। ये स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स है। के है जो, वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। वो आप सिंपली ऐसे मान लीजिए कि स्प्रिंग के जो वायर है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्लास्टिक का स्प्रिंग ले लो, एक हार्ड एक आयरन का स्प्रिंग ले लो, तो किसको दबाना मुश्किल है, ऑब्वियसली आयरन वाले को। तो के है जो, वो नेचर ऑफ द मटेरियल, रेडियस ऑफ द कॉयल, रेडियस ऑफ द वायर, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है आपको। ठीक है, तो जितनी वैल्यू के की ज़्यादा होगी उतना ही स्प्रिंग को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, या उसको कंप्रेस करना या एलोंगेट करना मुश्किल हो जाएगा। और एक्स है जो, वो डिफ्लेक्शन आपको बताती है। जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाओगे उतनी ज़्यादा फोर्स स्प्रिंग आपको देता चला जाएगा। ठीक है अब मान लीजिए कि स्प्रिंग की ये जो नेचुरल लेंथ है, इस लेंथ को मैं नाम दे देता हूँ L। अब मैंने इस स्प्रिंग को यहाँ से लेके बिल्कुल इस दीवार तक दबा दिया, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दिया मैंने, ये ऐसे, ये स्प्रिंग को ऐसे बिल्कुल एक साथ कर दिया इकट्ठा, और ये जो फोर्स लग रही है कोई भी F डैश फोर्स। ठीक है, तो ये मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके ऐसे इकट्ठा कर दिया। अब मेरे को ये चाहिए कि भाई बताइए वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन, WD का मतलब है वर्क डन, और वर्क डन सिंपली आप जानते हो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो समझ आता है, L हमने कंप्रेस किया स्प्रिंग को। ठीक है, ये तो L। अब फोर्स कितनी लगाई शुरू में जो आपने फोर्स लगाई वो लूँ। अब देखो जैसे ही मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करूँगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी कुछ, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो आपको फोर्स आगे से स्प्रिंग देना स्टार्ट कर देगा। अब जितनी फोर्स आपने पहले दी थी उतनी फोर्स से आप स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर सकते, आपको कुछ ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए मैंने स्प्रिंग के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इसको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया। अब 1 सेंटीमीटर कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे के की वैल्यू कुछ होगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो स्प्रिंग आपको एक अपोजिंग फोर्स देनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब 10 न्यूटन फोर्स से आप स्प्रिंग को और कंप्रेस नहीं कर सकते, आपको मान लीजिए 11 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी अब 1 सेंटीमीटर और दबाने के लिए स्प्रिंग। तो आपने 11 न्यूटन फोर्स लगाई और स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर और कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अब स्प्रिंग में जो x है, x की वैल्यू 2 होगी तो देखो फोर्स बढ़ जाएगी, k तो कांस्टेंट है, x की वैल्यू चेंज होगी तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ से जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, आपकी लगाई हुई फोर्स को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो भी बढ़ गई। अब मान लीजिए मैंने फोर्स 12 न्यूटन कर दी, अब मैंने 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग को और दबा दिया। अब स्प्रिंग जैसे ही 1 सेंटीमीटर और दबा, स्प्रिंग ने अपनी फोर्स और बढ़ा दी, तो आपने फोर्स, आपकी लगाई हुई फोर्स को स्प्रिंग ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया, फिर अपोज किया मतलब, फिर आपने उस अपनी लगाई हुई फोर्स को 13 न्यूटन कर दिया, स्प्रिंग ने फिर अपनी फोर्स बढ़ा ली। स्प्रिंग कैसे फोर्स बढ़ा रहा है, बिकॉज वो कंप्रेस होता जा रहा है, और जितना वो कंप्रेस होता जाएगा उतनी वो फोर्स आपके ऊपर बाहर की तरफ बढ़ाता चला जाएगा। अब बताइए मेरे को, मान लीजिए मैंने ऐसे करते 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 20 न्यूटन तक पहुंच गया। अब मैंने यहाँ पे F डैश इसीलिए लिखा था, मान लीजिए मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाई और इसको मैंने कंप्रेस कर लिया। अब बताइए यहाँ पे मैं फोर्स की जगह क्या लिखूँ, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्या लिखूँ, या इनका एवरेज लिखूँ। ठीक है, यहाँ फोर्स एवरेज लिखूँ। अगर मैं यहाँ पे फोर्स एवरेज लिखूँगा ना तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन की का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का सहारा कैसे लेना पड़ता है अब इस प्रॉब्लम को मेरी को इंटीग्रेशन सॉल्व करके देगा। कैसे, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर मैं फोर्स लगा के ना स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर नहीं, मैं तो उसको 1 mm कंप्रेस करूँगा। तो उसने पहले फोर्स लगाई 10 न्यूटन, पहले फोर्स लगाई 10 न्यूटन, ठीक है, और उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया 1 mm। ठीक है, 1 mm, जैसे ही 1 mm कंप्रेस किया तो स्प्रिंग जो मतलब स्प्रिंग द्वारा लगाई जाएगी फोर्स बाहर की तरफ वो भी हमारे पास आ जाएगी। के की वैल्यू चलो 100 मान लेते हैं, 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000, ये के मेरे पास होता है न्यूटन पर मीटर, तो ये मान लेते हैं न्यूटन पर मीटर है। ये मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू ले ली, तो के एक्स, तो मेरे पास स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स आ गई 1/10 न्यूटन।
ठीक है। अब देखो 10 न्यूटन ने तो स्प्रिंग को 1 mm दबा दिया, ठीक है। पहले हमने 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके दबाया था। अब मान लीजिए मैंने स्प्रिंग में फोर्स है जो, वो फोर्स बढ़ा दी 10.1 न्यूटन, और स्प्रिंग को मैंने 1 mm और दबा दिया, तो टोटल लॉन्गेशन स्प्रिंग में हमने 2 mm कर दी। तो जो स्प्रिंग है वो आपको आगे से फोर्स है जो, वो कितनी देना स्टार्ट कर देगा, 1/2000। ये मैं गलत लिख रहा हूँ, 1 बाई ये तो कितना आ गया मेरे पास, 1/5 न्यूटन। तो ये फोर्स है जो, अब देखो स्प्रिंग की फोर्स बढ़ गई। पहले स्प्रिंग 1/10 न्यूटन लगा रहा था, अब स्प्रिंग ज़्यादा लगा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोर्स कर दी 10.2 न्यूटन, और एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 mm। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा आपके ऊपर वो आ जाएगा 100 × 3/1000। तो आ गया 3/10 न्यूटन फोर्स। तो देखो स्प्रिंग के द्वारा लगाई गई फोर्स बढ़ रही है, ठीक है। अब कितने टुकड़े करूं ताकि मेरे पास, मतलब ये वर्क डन है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते 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 मेरे पास ऐसे ही मान लीजिए कितनी टर्म्स आ जाएंगी, ऐसे 10 और 10 इंटू 100 टर्म्स आ जाएंगी। मतलब 100 बार मेरे को ये वर्क डन निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब मेरे पास ये एक्यूरेट वैल्यू आएगी। कोई बच्चा कहता है सर मैं इससे और भी ज़्यादा एक्यूरेट करूँगा। मैंने बोला कैसे? वो कहता है सर यहाँ पे 10 न्यूटन ना लगाई ना, तो मैं यहाँ की जो डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग की, वो मैं मान लेता हूँ आधा mm, कि जैसे ही स्प्रिंग आधा mm डिफ्लेक्ट होगा स्प्रिंग अपनी तरफ से फोर्स लगानी स्टार्ट कर देगा। मैंने बोला हाँ कर देगा। तो बोला सर देखो इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर तब आएगा अगर मैं आधा mm की डिफ्लेक्शन लेता जाऊँ। आपने फोर्स लगाई, स्प्रिंग आधा mm डिफ्लेक्ट हो गया, तो स्प्रिंग ने आपके ऊपर जो फोर्स लगाई वो मैंने लिख ली। ऐसी जब आपने फोर्स कर दी 10.05 न्यूटन, तो यहाँ पे मैंने एक्स की जो डिफ्लेक्शन है मानी स्प्रिंग में, वो मान ली 1 mm, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट की तो स्प्रिंग फोर्स कोई और आ गई। ऐसी तीसरी बार किया, तो मतलब जितने ज़्यादा मैं छोटे टुकड़े करता जाऊँगा उतनी ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स मेरे पास आती जाएगी, और उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे अगर मैं मान लीजिए एल की मैं वैल्यू मान लेता हूँ 10 मीटर। मान लीजिए मैंने फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दिया। फोर्स मान लीजिए इनिशियली मैंने लगाई 10 न्यूटन, तो 10 × 10 100 न्यूटन फोर्स लगी, 100 न्यूटन वर्क डन करना, 100 जूल सॉरी 100 जूल वर्क डन करना पड़ा स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसे आंसर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये फोर्स लगातार चेंज हो रही है यहाँ पे। इसको कंप्रेस करने के लिए जैसे जैसे आप फोर्स स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाओगे, स्प्रिंग के द्वारा आपके ऊपर लगाई गई फोर्स चेंज होती जाएगी, और आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए अपनी फोर्स को लगातार बढ़ाते जाना होगा। इसीलिए आप 10 × 10 करके वर्क डन नहीं निकाल सकते, ये गलत मेथड है। इसको सही मेथड निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक बच्चा कहता है कि मैं ऐसे इसके 10 मीटर के, मैं इसको 1 सेंटीमीटर करके करता जाऊंगा। पहले मैंने फोर्स लगाई और उसको 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया। अब मैंने देखा मैंने कितना वर्क डन किया, वो मैंने लिख लिया। फिर मैंने 1 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया, फोर्स मेरी चेंज हो जाएगी। अब 1 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया, वो जो वर्क डन किया वो लिख लिया। तीसरी बार फिर मैंने, अब मेरे को और फोर्स लगानी पड़ेगी, तीसरी फोर्स लगाई, 1 सेंटीमीटर कंप्रेस किया और फिर उसका वर्क डन लिख लिया। ऐसे करते 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 आप तो मतलब 2 घंटे लग जाएंगे इसको कंप्रेस कर, इसको मतलब वर्क डन निकालते निकालते। कोई बच्चा कहता है सर मैं और एक्यूरेट करूंगा। और एक्यूरेट कैसे करेगा? वो 10 न्यूटन 1 mm इसका वर्क डन लिख लिया, फिर 10.1 न्यूटन 2 mm इसका वर्क डन लिख लिया, फिर 10.2 न्यूटन मतलब और कंप्रेस किया उसको 1 mm कंप्रेस करता जा रहा हूँ, इसका वर्क डन लिख लिया। अब जिस बच्चे ने 1 सेंटीमीटर करके लिखा था उसका वर्क डन, और इस बच्चे का वर्क डन जिसने 1 mm करके लिखा है, इसका वर्क डन ज़्यादा एक्यूरेट आएगा उस पहले वाले से। कोई बच्चा कहता है सर मैं इसको और एक्यूरेट लिखूंगा, तो मैं इसको आधा mm कंप्रेस करके वर्क डन लिख लेता हूँ। पहले मैंने जो फोर्स लगाई आधा mm कंप्रेस किया, वर्क डन लिख लिया। फिर मैंने और फोर्स लगाई, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी ना फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगा के उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। आपने और ज़्यादा फोर्स लगाई, इसको आधा mm और कंप्रेस किया, उसका वर्क डन लिख लिया। फिर ऐसे ऐसे करके 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 आपको तो मतलब 1 दिन लग जाएगा इसको लिखते लिखते। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए न्यूटन साहब ने हमें एक
नया टूल दिया जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन का टूल है जो वो कैसे काम करता है वो देखिए। उन्होंने कहा कि आप इसके ना इनफाइनाइट टुकड़े कर लो, और इनफाइनाइट टुकड़ों का वर्क डन, पहले टुकड़े का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, ऐसे अनंत तक जितने टुकड़े हैं सबका वर्क डन जोड़ लो, आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो उन्होंने ये मेथड बताया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को, ये मेरे पास जो ओरिजिनल स्प्रिंग था ऐसे, ये स्प्रिंग है मेरे पास ओरिजिनल, लेंथ इसकी एल है, फोर्स हमने जो यहाँ पे लगाई है वो एफ न्यूटन है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपने स्प्रिंग को किसी समय एक्स कंप्रेस कर दिया, ठीक है, इसको एक्स कंप्रेस कर रखा है आपने स्प्रिंग को, मतलब इतना कंप्रेस कर लिया आपने स्प्रिंग को, मान सकते हैं ना, इतना कंप्रेस कर लिया। तो मान लीजिए स्प्रिंग मेरा कुछ ऐसा हो चुका है, ये अब जो फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को वो आ जाएगी मेरे पास एफ डैश। वो एफ डैश कितनी होगी, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो एफ डैश कितनी होगी, वो के एक्स, समझे। अब कम से कम इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना स्प्रिंग को अपने यहाँ पे रखने के लिए। अब मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को बहुत थोड़ा सा कंप्रेस किया, बिल्कुल माइन्यूटली, इस स्प्रिंग को मैंने मान लीजिए एक्स पे जाके इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया डी एक्स। डी एक्स इतना छोटा है कि इससे छोटा ज़ीरो है। इतना छोटा इसलिए किया ताकि जो स्प्रिंग फोर्स है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना आए। देखो स्प्रिंग फोर्स में चेंज आ जाती है जैसे ही एक्स चेंज हो जाएगा, और अगर मैं एक्स की वैल्यू बहुत बहुत छोटी कर दूं तो जो फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को कंप्रेस करने के लिए वो कितनी आ जाएगी, वो बहुत बहुत कम चेंज आएगा उसमें। इसीलिए हम देखो ये एक्यूरेसी है, थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो हमने इसको एफ पे जाके, एक्स पे जाके इस स्प्रिंग को dx और दबाया, और dx दबाने के लिए जो मैंने वर्क डन किया उस वर्क डन को मैं लिख लेता हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने कितनी लगाई यहाँ पे, यही फोर्स लग रही है ना, मान लीजिए इस फोर्स को इस फोर्स से dx अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर फोर्स में नहीं आता, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है dx है वो बहुत कम है। तो फोर्स कितनी लगी kx, और हमने स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी की है dx। ये चीज़ समझ आई, मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको x तक कंप्रेस किया, जैसे ही मैं x तक कंप्रेस करूँगा स्प्रिंग बाहर से अपनी तरफ से बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को मैंने एफ डैश लिख लिया, और हम जानते हैं फॉर्मूला से कि वो फोर्स कितनी लगाएगा स्प्रिंग के एक्स। इसका मतलब आपको कम से कम के एक्स फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को यहाँ पे रोक के रखना पड़ेगा। अगर आपने इस फोर्स से कम की फोर्स तो स्प्रिंग आपको धकेल के पीछे ले जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और अगर आपने इससे फोर्स ज़्यादा कर दी तो आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे, और ठीक है। तो कम से कम इतनी फोर्स तो चाहिए स्प्रिंग को रोक के रखने के लिए। मान लीजिए कि मैंने स्प्रिंग को बहुत छोटा सा कंप्रेस किया यहाँ से dx इतना छोटा है कि फोर्स में कोई अंतर आता ही नहीं है, मतलब इतनी ही फोर्स से मैं बिल्कुल माइन्यूटली स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूँ। तो इतना छोटा कंप्रेस करने के लिए मेरे को फोर्स है जो स्प्रिंग की फोर्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने dx ली है और वो बहुत कम है, ठीक है। वो मतलब टेंडिंग टू जीरो, जो हम लिखते हैं ना लिमिट मैंने आपको सिखाया था ना, लिमिट डेल्टा एक्स है जो, सॉरी dx है जो, वो जीरो की तरफ टेंड कर रही है। वो मतलब इतनी छोटी है कि ये बहुत थोड़ा सा कंप्रेस किया। इस छोटा सा कंप्रेस करने में जो वर्क डन करना पड़ा मेरे को वो ये करना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगाई हमने, के एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आ गया मेरे पास के एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन का अब हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये सांप, और हमने कहाँ से लेके कहाँ तक कंप्रेस किया, ये जो x की वैल्यू है, ये यहाँ पे मैं x की बात कर रहा हूँ, ये x अगर मैं ये स्प्रिंग खोल दूँ ऐसे, ये ओरिजिनल पोजीशन में x की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है स्प्रिंग की, x। तो मैं यहाँ पे लिमिट लिखता हूँ ज़ीरो से लेके मतलब l। देखो ये x है, जो x है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मतलब मिनिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितनी हो सकती है, ज़ीरो, और मैक्सिमम स्प्रिंग को आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, एल। तो ज़ीरो से ले एल तक मैं लिमिट लिखता हूँ। तो इसको हम ऐसे करते हैं, के तो एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है, हम इस उसमें हमने क्या लिखा था, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हमने क्या लिखी थी, 2x,
और यहाँ पे होता है इसकी पावर आगे आ गई थी और एक पावर कम कर दी थी। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी पावर हम एक बढ़ा देते हैं और उसी बढ़ी हुई पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसमें हम ये लिमिट पुट कर देते हैं 0 से लेके L तक। ठीक है, k मेरे पास कांस्टेंट है, k/2 कांस्टेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू है जो, x की जगह पहले मैं L लिखता हूँ, L का स्क्वायर माइनस 0 लिख देता हूँ x की जगह, और 0 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ KL स्क्वायर। खैर इससे आगे आपको इतना मतलब अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाहता था यहाँ पे कि देखो इंटीग्रेशन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, खैर मुझे लगता है शायद आपको इतनी फीलिंग नहीं आई होगी। जैसे जैसे हम आगे अपनी फिज़िक्स पढ़ेंगे आपको इंटीग्रेशन की फील ज़्यादा आती जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं और लेके समझा देता हूँ आपको, वो बहुत ज़्यादा डीपली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है y और x एक्सिस में, ये कर्व है कुछ ऐसी। ठीक है, तो आपको बोला जाए कि बताइए एरिया अंडर द कर्व क्या है, इस कर्व के अंडर ये सारा एरिया क्या है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, ये तो एरिया ना तो ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, हम कैसे करेंगे, ना ही हमें ये कोई मतलब ऐसे सर्कल का वो पार्ट है, ये सेक्टर है कि हम कैलकुलेट कर लें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ये स्मॉल dx टुकड़े ले लेते हैं, ऐसे इसकी स्ट्राइप्स काट लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पतली 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 इसकी पत्तियां इसमें काट लेते हैं। और उस मतलब वो इतनी पतली होनी चाहिए कि ये वाला जो ये कर्व्ड सेक्शन है ना, ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होना चाहिए। मतलब ये जो स्ट्राइप काटी है मैंने, ये पतली सी पत्ती, वो तकरीबन एक क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर। तो ऐसे बिल्कुल पतली 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 पत्तियां काट लूँगा मैं, तो हर एक का एरिया मैं कैलकुलेट करूँगा और सबको जोड़ लूँगा। तो मतलब इनको ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बनाने के लिए कितनी ये इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, अनंत, बहुत ज़्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस जो ये प्रॉब्लम है इसको बचाने के लिए हमारी मदद कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप सिंपली ऐसे करो, आप x पे जाके dx एक स्ट्रिप लो। ठीक है, और इस स्ट्रिप का एरिया आप कैलकुलेट कर लो, आपको x और y में रिलेशन पता होगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम ये है, इसको सोल्यूशन इसका है जो वो इंटीग्रेशन ने हमें दिया है, और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, वो फॉर्मूलाज आप याद रखो, आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, और जैसे जैसे हम फिज़िक्स आगे की आगे पढ़ते जाएंगे आपको इंटीग्रेशन की फील और आती जाएगी। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, इसको इस सांप से बनाते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया था ना ये देखो dx अपने आप लग गया था इसके साथ आके ऐसे। अब ये k तो कांस्टेंट है, k तो 100 है, वो तो 100 एज इट इज़ ही आ जाता है बाहर। ठीक है, मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, इस k को, और सिंपली आपको बाकी की चीज़ लिख के बताता हूँ। अगर मेरे पास आ जाए x dx, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन है जो, वो फॉर्मूला आता है मेरे पास x²/2। ठीक है, प्लस c, ये c के बारे में बाद में बताता हूँ कि ये c क्यों आई। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास है x² dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसका एक हम इसकी पावर बढ़ा देते हैं और बड़े हुए नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x³ 3 प्लस c। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास आ गया x² प्लस x4 प्लस 3 dx, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब खुद करने की कोशिश करो। ये x² का आ जाएगा x³ प्लस x4 का आ जाएगा x5/5 प्लस जो 3 है, अब 3 के साथ यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 0 मान सकते हैं ना, क्योंकि x⁻0 इज़ 1,
तो x के साथ कोई भी ये वेरिएबल नहीं लगा था, x नहीं लगी थी, तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ एक वैल्यू आ जाती है इसकी, ये 3x बन जाता है। और प्लस c, वैसे c की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी भी हम फिज़िक्स में ये c नहीं लगाते, मैथ्स में c की ज़रूरत होती है, बट फिर भी मैं c के बारे में आपको बताऊँगा कि ये c क्या चीज़ है, ठीक है। और देखिए अब ये आ गए मेरे पास, और देखिए जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रिक फंक्शंस की मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई। अब मैं आपको सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है साइन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जैसे मेरे पास है कॉस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आती है मेरे पास साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद मैं सी नहीं लिखूंगा क्योंकि सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी मैं आपको सी के बारे में बाद में बता दूंगा कि क्या क्यों लगाते हैं सी हम। तो थैंक यू। अब ये देखिए, आप इसको एक दो बार इस लेक्चर को सुनिए, फिर आपको मे बी समझ आ जाएगी। नहीं आया तो जस्ट ये फॉर्मूलाज आप याद रखिए एक बार के लिए, बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि इस जैसे जैसे हम फिज़िक्स पढ़ते जाएंगे आपको इस इंटीग्रेशन की और फील आती चली जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।